अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बीमारी है जिसको कहते हैं सार्कोइडोसिस। अगर हम इसका लफ्ज़ी या लिटरल मीनिंग देखें तो सार्कोइड कहते हैं फ्लैश को, और ओसिस जो होता है ये प्रोसेस या डिसऑर्डर या बीमारी को कहते हैं। सार्कोइडोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है उसकी एक हरकत की वजह से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में और ख़ास तौर पे फेफड़ों या चेस्ट वाले एरिया में कुछ नोड्यूल या गिल्टियाँ बनती हैं। तो ये जो बीमारी है ये गिल्टियों की बीमारी है, लेकिन वो जिस्म के अंदर बन जाती हैं क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा सा गलत हरकत करता है। होता ये है दोस्तों, कहा यह जाता है कि अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी टीबी का जो बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं उसका सामना हो, या बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी ये एक लाइम डिजीज़ नामी बीमारी करने वाला एक पैरासाइट है, स्पाइरोकीट है, इसका सामना हो, ये जो खारिश की बीमारी होती है जिसको हम एक्नी कहते हैं तो प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी नामी जो जरासीम हैं उनका सामना हो, या इसी तरह से एक और वायरस होता है जिसको हम हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं, तो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस भी इसको कहा जाता है। तो इनमें से ज़िंदगी में जब कभी किसी का सामना हुआ हो तो उसके बाद कुछ होता है इम्यून सिस्टम के साथ। वो क्या होता है? पहले तो आप ये बात समझें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद एक सिक्योरिटी सिस्टम है, एक हिफाजती निज़ाम है कि जब बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया हमलावर होता है तो इसके कुछ कारिंदे होते हैं, कुछ पुलिसमैन होते हैं, कुछ आर्मी के जवान होते हैं कि जो जाके उससे लड़ाई करते हैं। अब वो क्या होते हैं? इसमें से जो खसूसी तौर पे एक ख़ास किस्म का ग्रुप होता है। जैसे एक मिसाल देता हूँ आपको कि दुश्मन अगर आपके इलाके पे हमला करे तो आपके कुछ फ़ौजी जाके उसको पकड़ेंगे और पेश करेंगे उस अथॉरिटी के सामने, उन लोगों के सामने जो उसको सज़ा दें। तो इसी तरह से हमारे इम्यून सिस्टम के कुछ सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी ये सेल होते हैं जो प्रेजेंट या पेश करते हैं एंटीजन को। एंटीजन किसे कहते हैं? कि आपने एक दुश्मन को पकड़ा, उसको मारा, उसके टुकड़े किए और उसका कोई टुकड़ा जाके अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया, जी ये देखें। यानी जब वायरस या बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर दाखिल होता है तो कुछ सेल हैं हमारे इम्यून सिस्टम के मदाफ़ती निज़ाम के जो उसको पकड़ते हैं, उसको तोड़ते हैं और उसके टूटे हुए हिस्सों को पेश करते हैं। वो जो टूटा हुआ हिस्सा होता है, प्रोटीन होती है, उसको हम एंटीजन कहते हैं। यानी ये कुछ सेल्स हैं। वो सेल कौन से हैं? ये इसमें बड़े जो मशहूर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, उसमें हैं बी सेल, उसमें हैं मैक्रोफेज और उसमें हैं डेंड्राइट्स। ये आप बी सेल की तस्वीर देख रहे हैं, ये आप मैक्रोफेज की देख रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं डेंड्राइट की। इसको डेंड्राइट इसलिए कहते हैं कि इसके जो ये बाजू से बाहर निकले हुए हैं इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, तो ये डेंड्रिटिक सेल कहलाते हैं। अब ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन को प्रेजेंट किसको करते हैं? आपके इम्यून सिस्टम के उस हिस्से को जो इसको तोड़ता फोड़ता है। तो जो मैंने आपको बताया कि माइकोबैक्टीरियम और इसी तरह की जो बाकी जरासीम है जब एक दफ़ा आपके जिस्म में दाखिल होते हैं तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ख़ुसूसी तौर पे अगर मैं मिसाल दूं डेंड्रिटिक सेल की, ये उसको पकड़ेगा, उसको अपने अंदर इनगल्फ करेगा। यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, कि ये जो आप देख रहे हैं कि इसके जो ये निकले हुए हैं बाजू से, इनसे पकड़ के ये उसको अपने अंदर ले लेता है, उसको तोड़ता फोड़ता है, और फेगोसाइटोसिस का ये अमल कहलाता है कि जब अंदर वो लेके जाता है और तोड़ने के बाद इसके किसी एक हिस्से को, छोटे से एक हिस्से को अपने एक और ख़ास हिस्से के ऊपर, जिसको हम मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्लास 2 कहते हैं, उसके ऊपर जोड़ के और पेश कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को। हमारा इम्यून सिस्टम क्या है? मसलन लिम्फ नोड हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं। अब ये लिम्फ नोड मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं, तो लिम्फ नोड को पेश कर देगा। तो लिम्फ नोड के अंदर होते हैं टी सेल्स। टी सेल्स होते हैं दो किस्म के, एक हेल्पर होते हैं और एक साइटोटॉक्सिक या CD8 उनको कहते हैं, और हेल्पर को T4। ये जो हेल्पर टी सेल होते हैं ये अब एक पूरा ग्रुप होता है। ये फ़र्ज़ करें 10-15 हैं जहाँ पे ये लिम्फ नोड में को लेके गए हैं, तो उनमें से एक जो टी सेल है उसको हम इनको हम कहते हैं नाइव टी सेल। नाइव का मतलब है कि इन्होंने कभी ये देखा ही नहीं वायरस या बैक्टीरिया के, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या बोरेलिया बर्गडॉर्फेरी इसके साथ सामना ही नहीं हुआ। ये तो पहली दफ़ा डेंड्रिटिक सेल अब लेके आए हैं, तो इनको हम कहते हैं नाइव। नाइव क्या होता है? जिसने ज़िंदगी में कभी सामना ही ना किया हो किसी ख़ास चीज़ का।
तो इनमें से एक टी सेल जो है वो पहचान लेता है कि इसके साथ मैंने जुड़ना कैसे है। वो एंटीजन को नहीं पहचानता, लेकिन वो जो एंटीजन पेश कर रहा है जो हिस्सा, उसके साथ वो जुड़ जाता है। और फिर ये जो डेंड्रिटिक सेल होता है, इसके अंदर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं इन्फ्लेमेटरी, वो मजबूर करते हैं टी सेल को जो जुड़ा था कि वो अपनी तादाद को बढ़ाए। तो वो अपनी तादाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। उसके बाद ये जो बड़ी तादाद है टी सेल की, ये पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। अब हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, बुरीलिया बर्गडॉर्फेरी ये तो ख़त्म हो जाएं, लेकिन ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था इम्यून सिस्टम का, ये चलता रहता है। टी सेल बनते जाएंगे, वो फिर टी सेल जो है वो बाकी जो ये जो टी सेल होते हैं, ये भी कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है हमारे जिस्म में, उनका खराज करते हैं। इंटरल्यूकिन 2 का, इंटरल्यूकिन 1 का, इंटरफेरोन का, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का। तो उसके बाद एक ऐसा अमल शुरू होता है कि मजीद टी सेल और मजीद जो मैक्रोफेजेस हैं उनको भी फिर भर्ती किया जाता है। जी दुश्मन ने हमला कर दिया है तो सारे इकट्ठे हो जाए, हालांकि दुश्मन हो सकता है उस वक्त तक ख़त्म हो चुका हो, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहता है। इसके नतीजे में हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में और ख़ास तौर पे जो फेफड़ों में, जहाँ पे हमारे ये जो सांस की ये जो नाली है, इसको हम ट्रेकिया कहते हैं, ये नीचे जाके तकसीम होती है दो में, दो ब्रोंकाई में। तो उस एरिया को हम केराइना कहते हैं, जहाँ पे ट्रेकिया दो में तकसीम होता है। तो वो जो एरिया होता है जहाँ पे अभी फेफड़ों के अंदर इन नालियों ने जाना होता है, वहाँ पे लिम्फ नोड पड़े होते हैं। तो उनके अंदर ये जो प्रोसेस इतना ज़्यादा होता है कि वो फूल जाते हैं, उनकी गिल्टियाँ बन जाती हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा। तो जिससे कुछ आगे अलामात जन्म लेती हैं, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो इस तरह के लिम्फ नोड जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में बन जाते हैं, और इस बीमारी को हम कहते हैं सार्कोइडोसिस। स्टार्ट किसने किया था? किसी न किसी जो 4 मैंने नाम लिए थे उनमें से किसी ने, लेकिन वो ख़त्म हो गए। लेकिन ये अब प्रोसेस रुकने में नहीं आ रहा, इसीलिए इसे कहते हैं कि ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है। और इसके नतीजे में जो ये लिम्फ नोड के अंदर ये फिर चीज़ बन जाएगी, इसको हम कहते हैं ग्रैनुलोमा। यानी इसके बाहर टी सेल होते हैं और इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। अब ये जो ग्रैनुलोमा है, इसको हम कहते हैं नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा, क्योंकि जो टीबी में ग्रैनुलोमा बनता है तो वो केजिएटिंग का मतलब होता है कि जो इसका सेंटर होता है ग्रैनुलोमा का, वहाँ पे नेक्रोसिस होती है, लेकिन इस सार्कोइडोसिस में नहीं होती। इसलिए क्या कहते हैं इसको? नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा। इसके अंदर मैक्रोफेजेस हैं, बाहर टी सेल हैं। अब ये जो ग्रैनुलोमाज हैं ये बड़े होते जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर लिम्फ नोड बड़ा हो जाएगा। और फिर एक टाइम आता है कि इनमें से कुछ जो होते हैं उनके अंदर जितने ये मैक्रोफेजेस थे, इनका न्यूक्लियस ये बच जाएगा, ये जो आप देख रहे हैं, बाकी साइटोप्लाज्म होगा, ये सारे आपस में कोएलिस कर जाएंगे या मिल जाएंगे मैक्रोफेजेस, और उसके नतीजे में जो चीज़ जन्म लेगी उसको हम कहते हैं लैंगहैंस जाइंट सेल। लैंगहैंस के बड़े, जाइंट किसे कहते हैं? बड़े सेल। बाहर टी सेल होगा, अंदर जो है मैक्रोफेजेस के न्यूक्लियस होंगे, और वहाँ पे फिर 2 किस्म की और चीज़ें होती हैं। एक को हम शोमैन सेल्स या बॉडीज़ कहते हैं, और एक को एस्ट्रॉयड के, सितारे की तरह की। तो इसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि जब हम तशखीस की बात करेंगे, डायग्नोसिस की, सार्कोइडोसिस की, तो वहाँ पे ये 2 चीज़ें हमें मदद करेंगी, या आपने याद रखना है। तो ये बन गए, जॉइंट सेल्स बन गए। तो ये जो हमारे जिस्म में ग्रैनुलोमास बनते हैं, जैसे अगर लंग्स में बनेंगे, फेफड़ों में बनेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है? लोगों को सांस की तकलीफ होती है अक्सर। फिर लोग जो हैं, क्योंकि अक्सर तो लोगों में, बहुत ज़्यादा लोगों में तो अलामात आएंगी नहीं, क्योंकि ये एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, लेकिन जिनमें ये ज़्यादा मसला बन जाएगा उनमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया होगा। और इसी तरह से अगर वो आपका जो पाँव होता है, टांगें होती हैं, नीचे शिन का एरिया होता है, टिबिया एक बोन है, उसके सामने का एरिया, वहाँ पे जो जिल्द की लिम्फ, वो जो फैट होती है, उसकी भी इन्फ्लेमेशन होती है, तो वहाँ पे सुर्ख रंग के गोलियाँ सी बन जाती हैं, जिसको इरिथीमा नोडोजम कहते हैं। नोड्स और इरिथीमा का मतलब होता है रेड। इसी तरह से बाज़ लोगों की जो आंखों में एक एरिया होता है ना, एरिया तो सबका होता है, उसे यूविया कहते हैं, ये यानी पिगमेंटेड एक एरिया है कॉर्निया और सक्लेरा के पीछे, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है बाज़ लोगों में, जिसे यूवियाइटिस कहते हैं, तो नज़र का मसला बन जाता है बाज़ लोगों को। इसी तरह से बाज़ लोगों को दिल के ऊपर जो सार्कोइडोसिस का मसला बनता है, तो उनका अरिदमिया, यानी उनकी रिदम ख़राब हो जाएगा, उनका कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी सार्कोइडोसिस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो इसी तरह का इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से नोड्यूल्स बन जाएंगे, गिल्टियाँ बन जाएंगी। यानी हार्ट का भी बन सकता है, फेफड़ों का भी बन सकता है, ब्रेन को भी बाज़ का ये इन्वॉल्व करता है, जिल्द का मैं बता चुका हूँ कि उसको इन्वॉल्व करता है। तो देखें, जिन लोगों को क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ये चलता रहता है, उनको बुखार रहता है, उनको भूख उनकी मिट जाती है, उनका वज़न कम हो जाता है, ये तो आम या अमूमी अलामात है। लेकिन फिर जिस एरिया में ये होंगे तो उसी एरिया के हिसाब से लोगों को फिर
यानी आंखों की बेनाई मसला होगी, सांस की तकलीफ़ होगी, इसी तरह से दर्द होगा टांगों में, वहाँ पे निशान पड़ जाएंगे, तो ये अलामात आती हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोइडोसिस। इन अलामात के साथ आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास क्या फिर हल है आपको तशखीस करने का, डायग्नोसिस कैसे होता है, आपको वो हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात ये फैमिलीज़ के अंदर भी चलता है। यानी इसकी फैमिली, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो फैमिली हिस्ट्री और दूसरा कि इन्वायरमेंटल, कि हो सकता है कि आपको पहले कोई टीबी की बीमारी हुई हो, लाइम डिजीज़ हुई हो, आपको ह्यूमन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से सामना हुआ हो, या आपको एक्नी की बीमारी, खारिज की बीमारी रही हो, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ये हिस्ट्री में डॉक्टर पूछेगा। फिर डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा सर से लेकर पैर तक, तो उसको हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे, क्योंकि बाज़ औक़ात फेफड़ों के अंदर एक इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कह लें, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से कुछ ऐसी अलामात आती हैं कि वो जब स्टेथोस्कोप लगाते हैं, ये जो पीछे शायद आपको नज़र भी आ रही हो पड़ी हुई, तो वो टूटी जो डॉक्टर लगाता है तो उससे फाइन क्रेफ्ट्स मिलते हैं। तो इस तरह करके एग्जामिनेशन में ये चीज़, और टांगों को एग्जामिन करेंगे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पे मसला मिल जाएगा इरिथीमा नोडोज़म की शक्ल में। दिल को हम ऑस्कल्टेट करेंगे तो बाज़ औक़ात अरिदमिया या दिल की धड़कन बेतरतीब होती है, वो मिल जाती है। फिर डॉक्टर आपके कुछ टेस्ट करवाता है, यानी इन लोगों में ब्लड का आम टेस्ट करवाएं तो CRP बड़ा होता है आमतौर पे, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में बढ़ जाता है, वो बड़ा हो सकता है। इसी तरह से इन लोगों में जब चेस्ट का एक्सरे करवाते हैं या CT स्कैन करवाते हैं चेस्ट का, जिसको हम HRCT कहते हैं, यानी हाई रेजोल्यूशन CT स्कैन, तो उसमें एक एरिया होता है जिसको हम मीडियस्टिनल एरिया कहते हैं, ये दरमियान का, वहाँ पे हाइलर लिम्फ नोड्स होते हैं, तो वो बड़े बड़े हुए होते हैं, तो बड़ा डिटेल लिखी होती है ये, तो इससे पता चल जाता है, यानी कि HRCT से। इसी तरह से फिर ब्रोंकोस्कोपी की जाती है इन लोगों की, यानी वो एक कैमरा डाल के सांस की नाली में, तो वहाँ से फिर मुआयना किया जाता है और फिर वहाँ से बायोप्सी ली जाती है, यानी एक नीडल की मदद से, अल्ट्रासाउंड गाइडेड या CT गाइडेड, वहाँ से कुछ मवाद लेंगे और वहाँ पे जब मुआयना करेंगे तो फिर वहाँ पे ये जो जॉइंट्स सेल मिले थे लैंगहैंस के, तो इसमें जो वो शोमैन सेल्स और एस्ट्रॉयड सेल हैं, तो वो मिलेंगे, जो कि टिपिकल होता है, कंफर्म कर देता है कि ये मसला ही सार्कोइडोसिस का है। इसलिए मैंने कहा था कि इनका आगे जिक्र आएगा। तो बायोप्सी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसी तरह से इन लोगों में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। वो कैल्शियम का लेवल किस लिए होता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो विटामिन D ज़्यादा बनाते हैं, जिसके नतीजे में फिर बॉडी में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह से जो ये लैंगहैंस सेल मैंने बताया था या ग्रैनुलोमा, इसके बाहर एपिथेलियल सेल होते हैं, तो वो एक एंजाइम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एस, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, तो उसका लेवल हम चेक करवाते हैं, वो बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस तरह से इसकी तशखीस हो जाती है। इलाज क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि अक्सर लोगों में तो अलामात ख़ास नहीं आती, तो इलाज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिनमें अलामात आ रही हों और उनमें तशखीस भी हो जाए, तो फिर उनमें हम इम्यून सिस्टम का मसला है ना, कि जो इम्यून सिस्टम है वो चुलबुल पांडे बना हुआ है इस बीमारी में, तो उसको दबाने के लिए फिर स्टीरॉयड दिए जाते हैं, तो जिसकी वजह से फिर आप इम्यूनोस्प्रेशन करते हैं, इम्यूनिटी दबाते हैं, जिससे ये बेहतरी की तरफ बात जाती है। लेकिन अगर इससे भी कंट्रोल ना हो तो आपको फिर अपना कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ देनी होती है, जैसे मेथोट्रेक्सेट वगैरह होती हैं, और ये भी क्या करती हैं, ये भी इम्यूनिटी को दबाती हैं। तो सार्कोइडोसिस जो है वो डॉक्टरों के लिए, स्टाफ नर्सेस के लिए, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अहम बीमारी है, इसके बारे में जानना। इसलिए मैंने सोचा, क्योंकि इस चैनल पे मैं तकरीबन मेरी कोशिश होती है कि मेडिकल स्टूडेंट्स, स्टाफ नर्सेज और डॉक्टर्स के लिए उर्दू में जो मुश्किल थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आसान ज़ुबान में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं, ताकि ये चीज़ें क्लियर हों आपको भी। तो ये थी सार्कोइडोसिस की बीमारी। आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है, अगर ना भी अच्छी लगे तो फिर भी ये नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, कॉपी करें लिंक और कहीं पर भी शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश महफूज रखें।